नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सीएम फडणवीस बैकफुट पर आ गए हैं और उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो मराठी भाषा के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर बिना किसी समीक्षा के आंख मूंदे वो आगे बढ़ते गए, जब तक कि इसका विरोध हावी ना हुआ और उन्हें मजबूर होना पड़ा कि वो 3 भाषा नीति जो है उससे अपने कदम वापस ले ले, फैसला वापस ले ले, क्योंकि मराठी भाषा बनाम हिंदी भाषा को लेकर वहाँ पर कड़ा जो है विरोध शुरू हो गया था। और कुछ सवाल इसीलिए स्ट्रेट टॉक में हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम फडणवीस का ये एनईपी पर हुआ यू टर्न, इसे महायुति सरकार के लिए कितना बड़ा जो है सेटबैक माना जाए। और एक बात ये भी है कि केंद्रीय शिक्षा नीति पर महायुति सरकार का बैकफुट पर आना, ये महाराष्ट्र की राजनीति में इसे कैसे देखा जाना चाहिए, इसके क्या परिणाम हम भविष्य में देख सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में फंसी महायुति सरकार, क्या इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। विपक्ष महाविकास आघाड़ी के विरोध पर सीएम ने सरेंडर कर दिया है, ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इसको कैसे देखा जाए। मराठा संस्कृति पर, फडणवीस और शिंदे की राजनीति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मामला जो है मिलाकर एनईपी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। और एनईपी पर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी ऐतराज जताया है। आरोप है कि हिंदी को थोपने की साजिश गैर हिंदी भाषी राज्यों में की जा रही है, बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक के इस मंच पर। और सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि यू टर्न क्यों लेना पड़ा सीएम फडणवीस को। क्या उनको पहले से अंदेशा नहीं था कि अगर ये जो एनईपी है, जो इसके नियम है, ये मराठा या फिर मराठी भाषा से प्रेम करने वाले या फिर इसकी राजनीति करने वाले लोगों को शायद रास नहीं आएगी? नहीं, देखिए क्या है कि जी, इन्होंने जो अनम्यूट कर ले सर। जी, ये अनम्यूट वाला जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कृपया बोलिए। आ रहे हैं। हाँ, जी, तो ये जो है इनकी जो पॉलिटिक्स का मामला, यू टर्न में नहीं मानता। मैं मानता हूं कि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया था। जी, और जो डिवीजन का उनका उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सक्सेसफुल रही। और इसीलिए जो लोगों को लग रहा है कि बैकफुट पर आई ये सरकार फडणवीस की, और वो जो लग रहा है कि वो गए, मुझको लग रहा है उनका इरादा जो था उन्होंने उसको सक्सीड कर लिया है। जो डिवीजन क्रिएट करना था हिंदी भाषी और मराठी भाषियों के बीच में, और जो हिंदी के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि भाई हम तो हिंदी के लिए हैं, मतलब एक तरह का फरेब जो था उनका, वो उसमें उनको सफलता मिली है। जी, इसलिए लोग इसको, हमको लग रहा है कि मिसरीड कर रहे हैं पॉलिटिकली। जो उनका इरादा था उसमें सक्सेसफुल रहे कि लोग जो है अभी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं थे महाराष्ट्र में। और ये मुद्दा लंबे समय पहले ही जो मराठी भाषा का है, वो करीब करीब जो आंदोलन था जो शिवसेना के साथ, वो करीब करीब सो गया था। जी, उस आंदोलन को उन्होंने जीवित कर दिया और ये हिंदी की पिटाई करवा दी। जी, और वो जाकर के यूपी में और बाकी जगह लोगों को लगेगा क्या कि हिंदी के पक्ष में इन्होंने काम किया है। इन्होंने हिंदी के पक्ष में काम नहीं किया और उसको बल्कि उसका नुकसान पहुंचाया है। तो ये 2 काम में जो इनका काम था कि लोगों में डिवीजन पैदा करना, इसके जो इनकी पॉलिटिक्स का मूल तत्व है, वो उसमें उनको सफलता मिली है। इसीलिए ये जो लोगों को लग रहा है कि बैकफुट पर आ गए, ये जो प्लान वे में कर रहे थे, जैसे कि तमिलनाडु में उन्होंने किया। तमिलनाडु में के जरिए वो मैसेज देना चाहते थे कि हम देखिए हिंदी के लिए कितना मरे जा रहे हैं। लेकिन मैं इसको थोड़े तथ्य अगर आप रखें समझेंगी तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स क्या है।
उन्होंने क्या किया, अभी देश भर में सरकारी स्कूल्स जो है बंद होने की संख्या 90,000 के आसपास है। आठ आठ अंठान 89,400 समथिंग। जी जी। तो आप समझ लीजिए क्या उसमें से 61% स्कूल जो बंद हुए हैं वो है मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में। जी। ये दोनों बीजेपी शासित राज्य हैं। और अंग्रेज मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स बंद होने का अर्थ है कि आप जो हिंदी मीडियम स्कूल बंद हुए जी। 55,000 स्कूल मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश मिला करके बंद हुआ। अलग अलग ब्रेकअप मैंने अभी मैं डेटा अभी मेरे पास नहीं है जो मैं बता पाऊँ। तो समझिए क्या कि 20-25 हजार स्कूल तो उन्होंने बंद कराए। उत्तर प्रदेश में ये पक्का है। अब ये क्या कहते हैं, ये पिछले 10 सालों की शायद ये है, या वो डेट ब्रेकअप देखना पड़ेगा। ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि ये जो हिंदू स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में और बिहार में भी मैंने बात की, वहाँ आंकड़े नहीं है मेरे पास। उसका सब जगह गांव-गांव में कन्वेंट स्कूल्स। वो कन्वेंट क्या है? वो कन्वेंट है, सरस्वती कन्वेंट, टैगोर कन्वेंट। वो कोई मिशनरी का कन्वेंट नहीं है। और उसमें जो पढ़ाने वाले हैं स्कूल टीचर, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, लेकिन उसके नाम पर प्राइवेट स्कूल्स और कन्वेंट खुल गए। महाराष्ट्र में भी यही हालत है। महाराष्ट्र का भी डेटा आपको शायद ये 10 साल का था कि सिर्फ मुंबई में 100 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं मराठी मीडियम जी। और जो सबसे ज्यादा संख्या ये जो पिछले 6 साल की है। और ये मैं 90s में जब यहाँ बॉम्बे में काम करता था, उस समय भी जो है कई स्कूल मेरे सामने बंद हो गए। वो स्कूल उन्होंने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे मराठी मीडियम स्कूल, वो उन्होंने लीज पर स्वयंसेवी संस्थाओं को या ऑफिस खोलने के लिए दे दिया। स्कूल बंद हो गए जिनकी अपनी बिल्डिंग थी। और अभी एक डेटा आया था कि 401 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है प्राइमरी स्कूल। ये महाराष्ट्र का डेटा आपको दे रहा हूँ। अब ये महाराष्ट्र मतलब पुणे का था 401 या थोड़ा डेटा में हमको ये नहीं, मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ। ठीक है जी। अब आप सोच लीजिए कि वो सरकार जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खूब फ्लरिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हिंदी मीडियम स्कूल खुल नहीं रहे हैं उसके लिए, मतलब जो मराठी मीडियम के स्कूल बंद हो रहे हैं उसकी जगह हिंदी नहीं ले रहे जी, उसकी जगह अंग्रेजी ले रहे हैं जी। लेकिन आंदोलन अंग्रेजी के खिलाफ होने के बदले हिंदी की तरफ मोड़ दिया इन्होंने। और ये फडणवीस ने ये चालाकी की जी। और लोग जो है अब है क्या कि जो लोग इसके खिलाफ है इस सरकार के जी, जो लोग की मराठी अस्मिता के लिए लड़ते रहे जैसे शिवसेना वाले जी, तो नेचुरली वो मराठी के आ गए सामने। वो लोग बोल भी रहे हम हिंदी के विरोध में नहीं है जी, हिंदी थोपे जाने के विरोध में, लेकिन अंत में हिंदी के खिलाफ तो उनको आना पड़ा जी। आना इसलिए पड़ा कि उनको फोर्स कर दिया इन्होंने आने के लिए। और इस तरह से उन्होंने हिंदी का नुकसान पहुंचाया और हिंदी भाषियों का नुकसान पहुंचाया। और ये हिंदू भाषी कौन है जो क्या कहते हैं ठेला चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक माहौल फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि ये बहुत इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। बिल्कुल, एक गहरी जो राजनीतिक साजिश की बात आप इसके पीछे कर रहे हैं कि ये राजनीतिक विफलता नहीं और सरकार की विफलता नहीं, बल्कि सोचा समझा जो है एक एजेंडा है जिस पर सरकार को सफलता भी आप कह रहे हैं कि मिल गई है। एक ब्रेक लेती हूँ मैं इससे पहले कि एक अगले सवाल को आपके सामने मैं रखूँ और दर्शकों के लिए जानकारी उन तक पहुँचाऊँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सोची समझी रणनीति है तो फिर मराठी पॉलिटिक्स जो है, मराठा पॉलिटिक्स जो है, इसे लेकर जो है जो आमने सामने महायुति और महा विकास अघाड़ी गठबंधन है, दोनों की स्थिति क्या है समझने की कोशिश। तो महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पॉलिटिक्स हुई और कहीं ना कहीं सवाल वो फिर से सामने आ गए हैं कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर इतनी आपत्तियां हैं तो फिर केंद्र इस पॉलिसी को क्यों थोपने की कोशिश करे और इसके ज़रिए इस पर आरोप लग रहा है कि वो हिंदी थोपने के भी प्रयास कर रही है, जो कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। अनिल सर, ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि जो विभाजन अगर यही एजेंडा था, यही मकसद था, तो इसका क्या जो है
परिणाम या फिर क्या फायदा लाभ आप वर्तमान में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में महायुति के लिए देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं देखूं कि जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं मराठा समर्थकों की या फिर सांस्कृतिक समर्थकों की, वो तो इस वक्त देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के साथ दिख रहा है। नहीं, देखिए क्या है कि ये आवाज क्या आ रही है? जी जी, आवाज रिबाउंड हो रही है। लेकिन हाँ, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप कह सकते हैं जी। हाँ। आप तो जी वो ये इनका इरादा क्या था कि इनका इरादा था क्या कि बॉम्बे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं जी। और वहाँ जो है हिंदी भाषी काफी बड़ी संख्या में है और कई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ की वो जीतते हैं उसके आधार पर जी वो कमोबेश वोट जो है वो बंटवारा ना हो और वो बीजेपी के पक्ष में जाए। जी इसके लिए उन्होंने एक फायदा उनको ये मिलेगा। लेकिन और दूसरा जो फायदा है वो है नेशनल लेवल का। असल में है कि फडणवीस जो है वो नेशनल जो ये पॉलिटिक्स थी क्या कहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में वो चाहते हैं अपनी जगह बनाना। ऐसा ऐसा लोगों का मानना है। कई लोग मानते हैं क्या कि जो बीजेपी में जो सक्सेशन वार चल रहा है, उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा है मोदी जी के जाने के बाद, उसमें अमित शाह, शिवराज पाटिल, क्या नाम, सॉरी, शिवराज सिंह और नितिन गडकरी, इनके साथ देवेंद्र फडणवीस का भी नाम लोग ले रहे हैं। तो वो जो है वो एक तो केंद्रीय नेतृत्व को उनको बताना था, दूसरा क्या कि केंद्रीय बाकी जगह बीजेपी इसका ये जो ये है विभाजन जो हुआ महाराष्ट्र में, जो हिंदी का विरोध, इसको लेकर के वो हिंदी प्रदेशों में अपना दावा ठोक सकती, बताएगी। वो तो प्रचार हो ही रहा है पूरे देश में ना, मराठी लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं। अब उनको तो पता नहीं है कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है। तो वो जो है वो वहां पर उनको फायदा मिलेगा। जी, क्या आपका इशारा बिहार के चुनाव को लेकर है? बिहार के चुनाव पर भी में वो बताएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जौनपुर में उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ भाषण किया था, क्या कहते हैं मोदी जी ने, कि वहाँ जो है सो देखिए विरोध होता है सनातन का विरोध, और ये जो किया था कि द्रविड़ वर्सेस हिंदू का बनाम किया था। तो वो बेनिफिट इनको लगता है कि बेनिफिट लेना चाहते हो, मिलेगा कि नहीं ये अभी नहीं पक्का है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में एक पोलराइजेशन उन्होंने कर दिया। उनको फायदा क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र में अभी इतने मुद्दे थे, चुनाव धांधली से लेकर के मतलब अनगिनत मुद्दे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे है वो जो लाड़की बहना योजना में पैसा देने का मामला है, रोज भ्रष्टाचार के मामले हैं, आपसी उनके अंतर्द्वंद है बहुत सारे जो उनके घटक है महायुति में, तो वो सारा दब गया। अब ये जो है, और ये भी इसमें अब जैसे देखिए रिवाइव किसको उन्होंने कर दिया, राज ठाकरे को। अब राज ठाकरे तो कोई इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने वाले हैं नहीं, वो उसका फायदा अल्टीमेटली तो बीजेपी के ही पक्ष में वो जाने वाले हैं ना। अभी भले ही उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया हो, लेकिन कोई भाजपा के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने जो पोस्टर भी लगाया है कि हम हिंदू आओ लेकिन हम हिंदी नहीं चाहते, तो ये इसका मतलब कि जो आरएसएस और बीजेपी का समर्थन कर रहे हो। तो इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो कि नॉर्थ के लोगों को और हिंदी वाले लोगों को जानना चाहिए कि ये जो है इन्होंने फरेब किया है उनके साथ। हिंदी को फायदा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। यहाँ पर जो भारतीय भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, वो सारी भाषाओं को जो खतरा है तो अंग्रेजी से है। सारे जगह अंग्रेजी के स्कूल खुल रहे हैं, अंग्रेजी में ही सारा ये क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज जो है हिंदी अंग्रेजी बन गई है। तो जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो मराठी हो हिंदी हो, सबका जो नुकसान है वो अंग्रेजी पहुंचा रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व है, तो हम अपनी भाषा को किस तरह बचा सकते हैं, ये करना है। अब आप चाहेंगे तो थोड़ा सा इतिहास को भी खोलना चाहिए। ये औपनिवेशिक तरीका है। जिस तरह से मेकाले ने अंग्रेजी ला दी थी, उसी तरह से आप हिंदी ला करके लोगों को हिंदी सिखाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। हिंदी आपको अब देखिए कि हिंदी को न अंग्रेजों ने स्थापित किया,
अन्ना क्या कहते हैं मुगल लोगों ने, लेकिन हिंदी हिंदी मतलब उर्दू हिंदी मिला करके जी मैं वो ये वाला नहीं, फारसी स्क्रिप्ट पर जो लिखी जाती है वो हिंदी उर्दू है, और जो हिंदी में लिखी हुई हिंदुस्तानी आप कह सकते हैं। ठीक है वो जी तो किसी बिना राजाश्रय के, बिना किसी प्रोटेक्शन के फैल गई ना। जी तो जी और वो फैली कहाँ? हम्म, दक्षिण से लेकर के पूरब तक फैली, पूर्वोत्तर तक मणिपुर जी तक फैली। हम्म तो वो फैली किसी कुछ सरकारी आज्ञा के अनुसार नहीं ना। और मैं आपको एक और, जो मराठी का मामला है इसीलिए इसको बताना जरूरी है जी कि पेशवाओं का राज्य जो है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, इंदौर में, कानपुर में, सब जगह उनके मराठा सामंत सरदार थे ना। जी उन लोगों ने हिंदी अपना ली, उन्होंने तो मराठी नहीं थोपा ना। जी जी तो वो मराठा उसको उन्होंने हिंदी अपना ली। अगर वो अगर कोई पेशवाई का चलता तो मराठी वहां चलना चाहिए था, जी लेकिन मराठी नहीं किया ना। हम्म तो इसीलिए हिंदी, हिंदी मतलब हिंदुस्तानी। मैं ये जो ब्राह्मणी हिंदी है, जी संस्कृत से निकली हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, सदल लल्लू सदल मिश्र वाली, जी इस हिंदी के बहुत विरोध में हूँ। जरा हिंदी भाषियों को भी जरा समझना चाहिए। ये हिंदी जो है भोजपुरी को खा गई, ये हिंदी खा गई अवधी को खा गई, जी ये मैथिली को खा गई, अंगिका को खा गई, हम्म वज्जिका को खा गई, जी ये और ब्रज भाषा हम्म कई लैंग्वेज तो खा गई है। ये तो जो इसलिए सीएम ये जो साम्राज्यवादी हिंदी है, उस हिंदी के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। जी लेकिन एक हिंदी जो है, जो हिंदी नहीं कहिए, उसको कहिए भारतीय भाषाएं, जो कि कहीं मराठी से जुड़ करके निकली है, कहीं पर तेलुगु से, दक्कन में दक्षिण की जो हिंदी है, दक्षिणी हिंदी, वो तो मतलब वहां से निकली ना। जी तेलुगु लोगों के साथ, इसी तरह मराठी लोगों के साथ आपको मराठवाड़ा में, ये क्या कहते हैं, नागपुर में, सब में मिलेगी। जी और ये जो मराठी ला रहे हैं, ये भी मराठी वो मराठी नहीं है जो कि सामान्य लोगों की मराठी है। ये पुणे की मराठी है, एलिट लोगों की मराठी। ये मालवनी, बाकी जो और भी भाषाएं यहाँ ईरानी है, बहुत सारे जो मराठी के डायलेक्ट्स हैं उनको खा गई है। तो जी भाषा के बारे में आपको एक सुचिंतित ढंग से करना पड़े, विचार करना होगा। जी और साथ में आपको अंग्रेजी के कारण जो आपको मर रही है, जितनी भाषाएं मर रही हैं, उनको आपको बचाने के लिए एक मुकम्मल नीति। ये मेकाले के अंग्रेजी उपनिवेशवादी तरीके से चाहते हैं हिंदी फैलाना। ये सिर्फ हिंदी भाषियों को ये क्या कहते हैं, धोखा उनके साथ करने की कोशिश। बिल्कुल, उनको एज अ वोट बैंक के रूप में जो है उनका तुष्टीकरण करने की कोशिश आप इसे कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा पुणे से लगातार जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एनएपी, मराठा भाषा बनाम जो है हिंदी, इसे लेकर काफ़ी आक्रामक राजनीति देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि सीएम फडणवीस ने सरेंडर कर दिया है इस तमाम विरोध के बीच। अनिल सर, मैं समझना चाहती हूँ, इस पूरे विवाद के केंद्र में एक मूल प्रश्न है, क्या भारत के प्राइमरी कक्षा के बच्चों को, छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य है और ये भारत की जो समावेशिता है, समग्रता है, इसको ही बढ़ावा देगी, इसको ही तेज़ी से आगे लेकर जाएगी? इस पर आपकी राय, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, ये क्या है कि अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। जी जी सर, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है जी। हाँ, देखिए क्या है कि ये जो सारा ये आपका रिबाउंड हो रहा है। हेलो जी जी, आपकी हाँ, आवाज स्पष्ट आ रही है, आप बात जारी रखें। जी हाँ, तो ये जो हो रहा है, ये समझिए क्या है कि एक तो मैं नहीं कहूँगा कि ये इल थॉट है, मतलब कि गलत ढंग से सोचा गया है। ये एक एविल थॉट है, मतलब ये दुष्टतापूर्ण ढंग से इसको किया गया है। दोनों में अंतर है। ये होता है कि कई बार आप सोच नहीं पाते हैं, कई बार आप सोच समझकर बदमाशी करते हैं। तो ये है बदमाशी, और ये जनता के साथ जो है मतलब जनता को उनके मुद्दे से भटकाना है, और आपका कोई उद्देश्य नहीं है हिंदी को लाभ पहुंचाने का। ये कॉर्पोरेट जो पॉलिटिक्स है कि आपको डिवीजन, तो उसके फायदे के लिए लोगों में डिवीजन पैदा करना लैंग्वेज के नाम पर। आपको एक थोड़ा सा और इतिहास में ले जाएंगे। जी ये जो लैंग्वेज का मामला है, अब हिंदी उस समय नहीं थी,
लेकिन 1920 के ही अधिवेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम लोग जो भारतीय भाषाएं हैं उसके आधार पर हम जो है उनको प्रोत्साहन देंगे। और उन्होंने उस समय ही भाषावार ढंग से गठन किया कांग्रेस का। कांग्रेस का महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र बना बहुत बाद, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत पहले बन गई। इसीलिए उन्होंने उनका कहना यह था कि जो मराठी भाषा है उस प्रांत जो बनेंगे भारत में मराठी ये कहते हैं भाषाई आधार पर बनेंगे। और 1956 का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 1956 के बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, वो उसके आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, उसके बाद महाराष्ट्र बना, उसके अनगिनत राज्य बने, मतलब कई राज्य बने, जैसे केरल जो है ट्रावनकोर कोचीन का जो तमिलनाडु का हिस्सा वो अलग करके मद्रास प्रेसिडेंसी, ऐसा इस तरह से अलग बने। हिंदी में बाद में बहुत लेट से, लेकिन हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ भाषा का आधार पर, इस तरह से सब जगह हुआ। तो ये तो कांग्रेस की पहले से नीति थी। ये ये शिवसेना तो आज बनी है ना। कांग्रेस ने पहले ही जब अंग्रेज थे उसी समय उनको लग रहा था कि भारतीय भाषाएं जो है उनको जो है अंग्रेजी निगलने के लिए तैयार है। उन्होंने भारतीय भाषाओं के आधार पर ही, भाषाओं के आधार पर प्रांत बनाने का फैसला लिया। अब जो है और ये डिबेट चलता रहा, बेसिक डिबेट चला हिंदी और उर्दू को लेकर के, क्योंकि क्या है कि लोग क्या न पत्रकार को मालूम है न कोई राजनेता को मालूम है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बकायदा फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने बकायदा बनाया था, 2 डिपार्टमेंट बनाए, उर्दू और हिंदी और उन्होंने दोनों को ये जिम्मेदारी दी कि आप जो है सो हिंदी और उर्दू को मतलब रिलीजन के आधार पर बनाइए। उर्दू को मुसलमान की भाषा और हिंदी को हिंदुओं की भाषा। और उनके जो लोग थे, लल्लू सदल मिश्र का नाम मैं ले रहा हूँ, उसने ही ग्रामर बनाया है हिंदी का। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य राम थे। एक ब्राह्मणों की एक बड़ी परंपरा रही और एक दूसरा तबका था जो प्रगतिशील लेखक संघ का था, जिसमें प्रेमचंद थे, निराला थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिंदी को ये किया, मतलब कि लिबरल बनाया, उदार बनाया। एक धारा वो ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में जो पहले जो बंगाल में भी जो बंगला भाषा की जो बंगला अभी आप देख रहे हैं, वो बंकिम चंद्र ने जो बकायदा ब्रिटिश सरकार का अफसर थे जिन्होंने कि आज वंदे मातरम करके देश को सांप्रदायिक बनाया। कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री जो है उसको बहुत गहरे ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और ये जो अभी आप इशू देख रहे हैं यहाँ, ये इशू यहाँ थोड़े हिंदी और मराठी का देखिए कैसा हुआ। शिवसेना का जो स्टार्टिंग हुआ वो दक्षिण भारतीयों के वर्चस्व के खिलाफ, नौकरियों में वो ज्यादा है इसलिए उनके खिलाफ, और मराठी हमारी अस्मिता भी जा रही है, भाषा हमारी मर रही है, ये सब करके नौकरी नहीं मिल रही है, ये करके उन्होंने आंदोलन चलाया। अब उसको हिंदी बना मराठी कर दिया ये संघ ने। अब पूरे देश भर में संघ प्रचार करेगा कि देखिए कांग्रेस जो है वो कांग्रेस और बाकी लोग मिल करके हिंदी के विरोध में, हिंदी के भी पक्ष में और मराठी के भी पक्ष में अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस ने लड़ी। उस समय भी हिंदी क्या कहते हैं जो प्रचार समिति का हिंदुस्तानी प्रचार सभा बनाई कांग्रेस ने, उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनी। ये सब ही कांग्रेस का किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने मराठी के लिए भी किया, तभी पूरा उनको भाषाई आधार पर प्रांत। मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं, नेहरू रिपोर्ट में बकायदा दिया हुआ है कि भाषाओं के साथ कैसा होगा। नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू ने 1930 में जो 29 में जो रिपोर्ट पेश की थी, जिसको कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि संविधान कैसा होगा भारत का, तो उसमें भी है ये। और इसी आधार पर सिंध जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1930 में अलग किया गया। ठीक है, क्योंकि वो सिंधी भाषा के बारे में था। ये तो समझिए क्या कि इसने क्या किया कि देश को, मैं बोल रहा हूँ बहुत पहले से कि जरा भी हमको इस बात पे गुरेज नहीं करना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए बोलने से कि ये जो है देश को खंड खंड कर देंगे सामाजिक और आर्थिक स्तर। ये 100% पक्का है, क्योंकि अभी बताइए कि ये नॉन इशू को इशू बनाया ये था ही नहीं। अच्छा, तीसरी भाषा, अब आप आ जाइए कि एनईपी में क्या हुआ यहाँ 2 GR निकाले उन्होंने। एक 16 अप्रैल का GR निकाला, 1 अप्रैल जून में निकाला।
16 अप्रैल के जीआर में उन्होंने कहा था कि थर्ड लैंग्वेज हिंदी रहेगी। तो इस पर जो है लोगों ने झगड़ा किया, तो फिर उन्होंने उसको अमेंड किया कि थर्ड लैंग्वेज हिंदी रहेगी, लेकिन और उसके साथ साथ और भाषाएं होंगी, लेकिन बाकी भाषाओं के लिए ये रहेगा कि सबके लिए कि अगर 20 स्टूडेंट होंगे तो उनको टीचर दिया जाएगा पढ़ने का, मतलब उनको आज़ादी रहेगी। लेकिन तो लोगों ने इसका विरोध किया है कि भाई आप किसी न किसी तरीके से हिंदी लादना चाहते हैं। लादने फादने की बात ही नहीं। आप बताइए कि अगर वो मराठी बिना हिंदी अभी लाए हुए मर रही है, अगर मराठी थिएटर बंद हो गए, जहाँ की मराठी फिल्में दिखाई जाती थी, उनको सब्सिडी मिलता था, वो भी बंद हो गया। अब मराठी फिल्मों के लिए अलग से थिएटर नहीं है, उनका सिनेमा बंद हो रहा है, उनका नाटक का जो परंपरा है वो बंद हो रही है, स्कूल उनके बंद हो रहे हैं और लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। बच्चे सारे ये हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सब अंग्रेजी में है। अब अंग्रेजी से जो अंग्रेजी विरोध का मामला था उसको बेवजह हिंदी विरोध में, और ये अंत में हिंदी भाषियों के विरोध में जाएगा, और जो है जो यहाँ के गरीब लोग हैं उन पर उनके खिलाफ जाएगा। बल्कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि एक कार्यकर्ता जो है किसी राजनीतिक दल का, वो बहुत ही अत्याचार और बर्बर तरीके से दुकानदार को जो है थप्पड़ बरसा रहा है। इसकी आलोचना की जानी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं, लेकिन एक सवाल है, हिंदी, अंग्रेज़ी या फिर भारत की कोई अन्य भाषाएं, भाषाओं पर विवाद का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन हाल में हिंदी बनाम मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या फिर अंग्रेज़ी हो, इसको भी एक अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़रूरी है और ये आपको एक मजबूत हथियार देता है आगे बढ़ने के लिए। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर अलग अलग राज्यों में विरोध बढ़ता जा रहा है और इसी विरोध में अब महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ चुका है, जहां पर सीएम फडणवीस को जो अपना आदेश है, फैसला है, वो वापस लेना पड़ा है, क्योंकि मराठी भाषा के प्रति लोगों ने अपनी जो चिंताएँ हैं, विरोध हैं, वो आक्रामक रूप से दर्ज कराना शुरू कर दिया था। अनिल सर, एक जिक्र करूँगी मैं राहुल गांधी के उस बयान का जो कि उन्होंने अमित शाह के बयान के जवाब में दिया था। अमित शाह ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा भारत में जब भारत ऐसा समाज होगा जहां पर अंग्रेज़ी बोलने वाले को शर्म आएगी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि अंग्रेज़ी एक शक्तिशाली माध्यम है आगे बढ़ने का, तरक्की हासिल करने का, और बीजेपी आरएसएस चाहती है कि गरीब गरीब बना रहे, वंचितों को आगे बढ़ने का मौका और सवाल पूछने का मौका ना मिले, इसीलिए वो ऐसा चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं जब आप कहते हैं कि अंग्रेज़ी के विस्तार को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए? जी नहीं, मैं अंग्रेजी के विस्तार की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी का सिचुएशन, उनका एक राहुल गांधी का एक संदर्भ में सही कहना है कि अंग्रेजी जब इसकी नौकरी की भाषा बन गई है, जब अंग्रेजी पावर की भाषा बन गई है, तो जो गरीब लोग हैं इसमें उनकी हिस्सेदारी क्यों ना, वो दूसरा लेवल पे कर रहे हैं, जब ये मानकर चल रहे हैं कि ये इसकी भाषा बन गई है। लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूँ और जो सवाल की मैं नहीं उठा रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया ने या बाकी लोगों ने उठाया, डॉक्टर लोहिया एकदम इसके विरोध में थे, बल्कि हिंदी जो भारतीय भाषाओं के लिए आंदोलन चलाया समाजवादियों ने 67 में। उन्होंने जो अंग्रेजी पट्टियां थी, मतलब बोर्ड थे, साइन बोर्ड्स थे, उस पर काली पोतने का काम किया, बहुत बड़ा आंदोलन था ये का। तो वो आंदोलन इसलिए था कि उनका कहना दूसरा था, कांग्रेस और इसमें फर्क था समाजवादियों में, कि उनका कहना यह था कि वर्चस्व की भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी को वर्चस्व की भाषा नहीं रहनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति हुई कि वर्चस्व की भाषा वो बनी रह गई है, तो जो ये वर्चस्व है वो टूटना चाहिए, और भाषा तो रहेगी लेकिन रह गई है, हो गई है, तो उसमें हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। वो है इंक्लूजन की बात कर रहे हैं जी, वो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जो वर्चस्व की भाषा क्या अंग्रेजी को रहनी चाहिए, हिंदी को या जो भारतीय भाषाएं हैं उनको एम्पावर नहीं होना चाहिए। हमको नहीं लगता कि राहुल गांधी कहेंगे कि उनको एम्पावर नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, और जो कि दुनिया के सारे शिक्षाविदों की राय है, पहले से मालूम है कि जो आपकी मातृभाषा है उसी में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसी में आप जो है कॉग्निशन जिसको आप बोलते हैं, जो आप समझते हैं, बुद्धि जो बनती है, कॉग्निटिव एबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसी से प्रज्ञा जो बुद्धि है वो उसका विकास होने के लिए जरूरी है कि आप अपने मदर टंग में काम ये करें,
ये पुराना रिसर्च है, ये कोई नई बात नहीं है और लगातार उसको रिसर्च हो रहा है कि जो माँ जो आपकी भाषा बोलती है, इसीलिए माय बोली उसको कहा जाता है, मातृभाषा को। तो माय बोली जो है मराठी में उसको बोलते हैं माय बोली। तो वो जो है ये जो मदर टंग है वो मदर टंग है। अब दूसरा सवाल ये है कि जो अंग्रेजों ने काम किया उसी को ये आगे बढ़ा रही है बीजेपी और संघ जो बढ़ा रहा है, वो मैं आपको कहना चाहूंगा। अभी सवाल है कि जो भाषाएं जो भारत में विकसित हुई है वो दूसरे तरीके से विकसित हुई है, भक्ति आंदोलन के जरिए। और कई ऐसे कवि हैं जो कि महाराष्ट्र के कवि हैं, लेकिन उनको हिंदी में भी कवि माना जाता है। ऐसे कवि जो है जो बंगाल में है, विद्यापति को बंगाली लोग भी कवि मानते हैं, मैथिली के लोग भी कवि मानते हैं और उनको मतलब आदि कवि मानते हैं बंगाल के लोग। तो ऐसे आपको कई उदाहरण अभी बताना पड़ेगा, लेकिन आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जो कि अब कबीर है। कबीर का कौन सा, कबीर तो हिंदी के हैं, अवधी के कवि हैं, लेकिन वो क्या पूरे देश भर में कबीर को लोग गाते हैं। तो वो उसके लिए उनको वो तो कोई राजा और महाराजा या किसी ने उनको उनकी आश्रय नहीं दिया, उनके कविताओं को आगे नहीं बढ़ाया है ना। अच्छा, कवि भूषण है, वो उनके शिवाजी के राजकवि थे जी। तो ये जो है और वो हिंदी में उनको कवि मानता है। तो ये जो है इसको और बुंदेलखंड में भी जाकर के छत्रसाल के भी राज में उन्होंने राजकवि का पद पाया। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन और अलगाव, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में इतने साल से हूँ और मराठी भाषा जानता हूँ, समझता हूँ, सब कुछ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अंगिका और मैथिली के इतने शब्द हैं इसमें, जो शब्द आपको हिंदी में नहीं लिए हिंदी वालों ने उसको निकाल दिया है, हिंदी की जो खड़ी बोली है जी। लेकिन वो जो अंगिका और मैथिली के शब्द हैं, भोजपुरी के भी शब्द हैं, वो शब्द इसमें भरे हुए हैं। अगर आप उनको अगर ये जो लिंक है हमारे बीच में, उसके बदले आप विभाजन की तरफ जा रहे हैं जी। तो आपको ये जो मेहनत का काम है, ये कहा आपने सही कि वोट बैंक और तुष्टीकरण, यही इनका काम है और दूसरे पर आरोप लगाते हैं इनका यही काम। अब इनका पहले से था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये संघ का पुराना था। हिंदुस्तान को आप हिंदी के की ताकत से नहीं इकट्ठा रख सकते। यहाँ सारी भाषाओं को स्वीकार करना पड़ेगा और उसके आधार पर ही भारतीयता या भारतीय अखंडता हो सकती है। निश्चित तौर पर ये एकदम गलत है कि आप हिंदी थोप रहे हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो तीसरा लैंग्वेज हो या चौथा लैंग्वेज। अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो उतना ही उनको करना है। वो अच्छा, किसी ने उनको कहा था क्या हिंदी पढ़ने के लिए? लेकिन यहाँ तो हिंदी लोग पढ़ रहे हैं पहले से जी। आपकी भाषा तो नहीं है ना। लेकिन आज बम्बई में जो मराठी हिंदुस्तानी फिल्में हैं, हिंदी की फिल्में, वो फिल्में तो बम्बई में है ना जी। और उसमें जो क्या कहते हैं संगीतकार से लेकर के गीतकार तक सब मराठी कई लोग हैं ना जी, और एक्टर तक, तो उनको तो किसी प्राइमरी स्कूल में एनईपी के जरिए नहीं पढ़ाया गया ना जी। तो इसलिए हिंदी इस तरह से सरकारी ढंग से नहीं पनपेगी जी। पनपना होगा तो वो पनपेगी, नहीं तो जाएगी। उसके लिए आप जो है उसके लिए जो है अपने को उसका रक्षक साबित, जो ऑलवेज हिंदू का रक्षक हूँ, हिंदुस्तान का रक्षक हूँ, हिंदी का रक्षक हूँ, किसी का रक्षक नहीं। आप सबको आप जो है के भक्षक हैं। बिल्कुल। एक मूल प्रश्न और मैं समझना चाहती हूँ आपके ज़रिए, क्योंकि इतनी सार्थक और सकारात्मक आपने जानकारियाँ दी हैं, हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए ये सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगी कि भारत को एकीकृत करने के लिए, समग्र बनाने के लिए एक ऐसे भाषा की क्या ज़रूरत नहीं है जिसकी जगह पर अभी वर्तमान में हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। भारतवासी जो है, अगर वो तमिलनाडु जाते हैं हिंदी राज्यों के लोग, तो वहाँ पर वो तमिल से अनजान है तो अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तमिल भाषी लोग भी अंग्रेज़ी को ही माध्यम बनाते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाइए, जो मराठी भाषी लोग हैं वो कितना जो है हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। एक जो सरल माध्यम के रूप में किस भाषा को आप देखते हैं जिस पर काम किए जाने की ज़रूरत है? क्या वो भाषा हिंदी होनी चाहिए या फिर अंग्रेज़ी जैसा वर्तमान में बना हुआ है वही रहनी चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि मैं जो कहूँगा वो लोग
मैं पीछे जाऊंगा, मैं तो गांधी जी को मैंने उनकी भाषा पर उनके वक्तव्य और उनके जो लिखे हुए सब पढ़े हैं मैंने। वो गांधी जी ने कहा था, जब हिंदी उर्दू का विवाद आया तो उन्होंने कहा हिंदुस्तानी, और कहा उन्होंने बकायदा, ये कांग्रेस का प्रस्ताव है मेरे ख्याल में, कि हिंदी जो है वो लिखी जाए इसमें क्या कहते हैं नागरी में, और उर्दू जो है फारसी में, और हिंदी वही हिंदुस्तानी हुई। जो फारसी में लैंग्वेज को स्क्रिप्ट, टू स्क्रिप्ट फार्मूला उन्होंने दिया था। उसी तरह से अगर महाराष्ट्र में, अगर मान लिया महाराष्ट्र के लोग, अगर वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तो एक इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज बन गया है, तो अभी फिलहाल जो है उसको हिंदी से रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वो खुद ही कर रहे हैं ना। अभी आप मान लिया देखिए कि संगीत है, संगीत में आप देखिए कि संगीत का बेसिक क्या है, बहुत गहरी चीजें हैं, उतने आसानी से नहीं। जैसे बेगम अख्तर जो गीत गाती हैं वो उर्दू में थोड़े गा रही है, वो ठुमरी गाती थी किसमें, ब्रज भाषा है, अवधी है जी, ब्रज भाषा अवधी है, वो हिंदी भी नहीं है। जितने हैं बेगम अख्तर के गीत वो सारे हैं अवधी ब्रज भाषा के। ठुमरी जितना है, दादरा है, ये सारे वही हैं। और ऐसा आप देखेंगे जो हिंदी, जो इसमें क्या कहते हैं, जो फिल्मों में हिंदी है, महबूब खान से लेकर के अब तक हिंदू, वो लगभग उर्दू ही है। तो उर्दू मतलब क्या, हिंदी, और वो हिंदुस्तानी है। वैसे ही महाराष्ट्र बम्बई में जो भाषा बोली जाती है वो जो है मुंबईया भाषा, वो हिंदी और मराठी का मेल है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। आपको बहुत लिबरल, ये जो संस्कृत वाला दिमाग है संघियों का, वो दिमाग का उसका विरोध करिए। ये जो हिंदी जिस तरह से बोलते हैं, बताइए अभी हालत क्या हुए। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिहार का हूँ, आप भी बिहार की हैं, आप बताइए कि हिंदी कौन बोलता है बिहार में? सब अपनी भाषा बोल रहा है ना। जी जी, कोई बोलता है क्या? कोई हिंदी, जो कानपुर वाली जो हिंदी हम पर थोप दी गई है, खड़ी बोली जी, वो कौन बोल रहा है? यूपी में कोई नहीं बोलता। वो जो है अवधी, जो भोजपुरी, या क्या कहते हैं ब्रज भाषा, और भी कई भाषाएं जी, ये में यूपी में। तो हिंदी के नाम पर आप जो हिंदी इनको देना चाहते हैं वो हिंदी है भी नहीं, बिल्कुल, वो हिंदुस्तानी है भी नहीं। तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है क्या कि बांटो मत। लोगों ने कहा ना, सिंपल फेडरलिज्म का मामला है, कंकरेंट लिस्ट में है। ये जो है आपका ये क्या कहते हैं शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट में है। दोनों सेंटर के पास भी है। सेंटर जो कानून बनाए वो जरूरी नहीं है कि स्टेट में लागू किया जाए, उनको आजादी है। बिल्कुल। अब ये बीजेपी की सरकार जो है अपनी क्या कहते हैं दिल्ली की मतलब दिल्ली की सरकार की ठकुर सुहाती के लिए और संघ को खुश करने के लिए अगर करना चाहती है तो ये सरासर अन्याय है लोगों पे। बिल्कुल, लोगों को समझना चाहिए कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। और अगर तोड़ने का काम करती हुई नज़र आए तो इसके पीछे पॉलिटिकल मकसद को ज़रूर देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अनिल सर, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मन से जुड़े आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपका इस पूरे विवाद पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 3 भाषा की अनिवार्यता को लेकर बहस लंबे समय से बना हुआ है और अब महाराष्ट्र का नाम भी इसमें जुड़ चुका है, मराठी बनाम हिंदी होते देखा जा रहा है। लेकिन हिंदी जो कि हिंदुस्तानी भाषा है, तमाम इसको जो स्वीकार्यता मिली हुई है और इसको समझने बोलने वालों की संख्या बहुतायत है। ऐसे में मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं। हमें लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपनी राय पहुँचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।